एक आदमी जेल में बंद होकर भी लोगों को मौत के घाट उतार देता था। उसका तरीका इतना खौफनाक था कि जो भी सुनता दहशत में आ जाता। वो बस अपने टारगेट का चेहरा दीवार पर बनाता और कुछ ही समय बाद उस इंसान की मौत हो जाती। इस बार कैदी राघव ने दावा किया कि वो एक बड़े अस्पताल के डायरेक्टर को मार देगा। जेल के गार्ड्स ने तुरंत उसकी बैरक को पूरी तरह बंद कर दिया ताकि कोई चाल ना चल सके। लेकिन अगली सुबह शहर में सच में उसी डायरेक्टर की लाश मिल गई। पूरे जेल में हड़कंप मच गया। सबको लगने लगा कि राघव के पास कोई अजीब ताकत है, लेकिन तेज दिमाग वाला फॉरेंसिक ऑफिसर इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसने तकनीक की मदद से शव की खोपड़ी का मिलान अस्पताल डायरेक्टर से किया और रिजल्ट पूरी तरह मैच कर गया। सबूत सामने थे। फिर भी इंस्पेक्टर अर्जुन को मामला गड़बड़ लग रहा था। उसे शक था कि जेल के बाहर कोई राघव की मदद कर रहा है। जांच शुरू हुई। पूरी जेल के सीसीटीवी खंगाल दिए गए, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद राघव को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। हैरानी की बात यह थी कि वो लगातार यही कहता रहा कि हत्या उसी ने की है। गुस्से में अर्जुन ने उसे थप्पड़ तक मार दिया, लेकिन उसके बयान नहीं बदले। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस अलौकिक तरीकों वो सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, असल में वो सिर्फ एक भ्रम था। इस हत्या के पीछे छिपा सच कहीं ज्यादा अंधेरा और खतरनाक था। राघव के रहस्य को समझने के लिए अर्जुन ने दोबारा जेल की जांच शुरू करवाई। अगर बाहर कोई मददगार था तो दोनों का संपर्क जेल के अंदर ही होता। तभी गार्ड्स ने बताया कि एक इंसान नियमित रूप से इस कैदियों से मिलने आता है, चर्च का फादर। हालांकि वो सिर्फ राघव से नहीं बल्कि सभी कैदियों से मिलता था और उनके लिए प्रार्थना करता था। शक तो हुआ, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं था। इसी दौरान अर्जुन की नजर उस दीवार पर को लिखे एक नाम पर गई, एंजेल। पुलिस ने तुरंत उस नाम की जांच की। पता चला कि एंजेल की काफी पहले मौत हो चुकी है। लेकिन जैसे ही राघव को उसकी तस्वीर दिखाई गई, उसका चेहरा बदल गया। पहले वो कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया, फिर अचानक घबराने लगा। अब साफ था कि इस नाम के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। टीम तुरंत एंजेल के बारे में और जानकारी निकलने वाली थी। वो मरे हुए डायरेक्टर का पिता था। मीडिया से राघव के बारे में सुनने के बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन आया और दबाव डालने लगा कि केस जल्दी खत्म किया जाए। उसकी पहुंच इतनी ऊंची थी कि बड़े अफसर भी उससे बेहद नरमी से बात कर रहे थे। अब अर्जुन और उसकी टीम पर केस सुलझाने का भारी दबाव था। योजना के मुताबिक पुलिस राघव को लेकर एंजेल की कब्र पर पहुंची, लेकिन वहां जो उन्होंने देखा उसने सबको चौंका दिया। कब्रिस्तान की देखभाल करने वाला फादर वही था जो जेल में राघव से मिलने आता था। अब सवाल यह था कि इन तीनों के बीच रिश्ता क्या था। असल में एंजेल एक अनाथ बच्ची थी। फादर ने ही उसे पाला था और उसका नाम रखा था। समय के साथ एंजेल बड़ी हुई और उसकी खूबसूरती ने राघव का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। राघव ने लगातार कोशिश की और आखिरकार एंजेल भी उससे प्यार करने लगी। दोनों की जिंदगी धीरे धीरे खुशहाल होने लगी। कुछ समय बाद एंजेल प्रेग्नेंट हो गई। अपने आने वाले बच्चे को अच्छी जिंदगी देने के लिए दोनों ने शहर जाकर नया जीवन शुरू करने का फैसला किया। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था और एंजेल की आखिरी मुलाकात बन जाएगा। कुछ समय बाद एंजेल की मौत हो गई और उसका प्रेमी जेल पहुंच गया। आखिर इन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था? इंस्पेक्टर अर्जुन भी सच जानना चाहता था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसे सिर्फ एक जवाब मिला, अभी तो खेल शुरू हुआ है। उधर अर्जुन की नजर एंजेल की कब्र पर लिखी एक लाइन पर पड़ी, कैन के कदमों पर। ये लाइन सुनते ही मामला और रहस्यमयी हो गया। बाइबल के अनुसार कैन इंसानों का पहला कातिल था, जिसने अपने ही भाई एबेल की हत्या की थी। अब अगर उस लाइन को और खेल अभी शुरू हुआ है वाले बयान को साथ जोड़ें तो साफ लग रहा था कि आगे और हत्याएं होने वाली हैं। लेकिन सामने बैठा आदमी पूरी तरह शांत था। उसके चेहरे से कुछ समझना लगभग नामुमकिन था। टीम भारी उलझन के साथ वापस लौटने लगी। तभी रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी पर हमला हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक सीधा उनकी तरफ आया। अगर अर्जुन समय रहते गाड़ी कंट्रोल ना करता तो सब लोग पहाड़ी से नीचे गिर चुके होते। अब सवाल था, यह हमला किसने करवाया? पहला शक उसी पर गया। लेकिन बात फिट नहीं बैठ रही थी, क्योंकि वो खुद भी उसी गाड़ी में मौजूद था। अर्जुन ने दोबारा उससे सच उगलवाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी जवाब और ज्यादा डरावना था। मैं पहले ही बता चुका हूं कौन किसे मारेगा। अब साफ हो चुका था कि कब्र पर लिखी बात कोई इत्तेफाक नहीं थी। ये आने वाले खून खराबे का संकेत था। पुलिस के पास फिलहाल ज्यादा सुराग नहीं थे, इसलिए जांच दोबारा एंजेल की मौत की तरफ मोड़ दी गई। तभी फॉरेंसिक एक्सपर्ट कविता को पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा क्लू मिला। जिस अस्पताल ने सालों पहले एंजेल की रिपोर्ट बनाई थी, वो वही अस्पताल था जहां मारा गया डायरेक्टर काम करता था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रिपोर्ट पर साइन खुद उसी डायरेक्टर के थे। अब सारे टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। संभव था कि एंजेल की मौत के पीछे उसी अस्पताल का हाथ हो। सच बाहर लाने के लिए कविता ने दोबारा पोस्टमार्टम करने की बात रखी, लेकिन बाकी पुलिस वालों को यह आइडिया बेकार लगा। इतने साल बाद कब्र खोदने से क्या मिलेगा? मगर कविता अपने फैसले पर अड़ी रही। उसे पूरा भरोसा था कि शव अभी भी कोई बड़ा राज छुपाए बैठा है।
लेकिन कानूनी दिक्कत सामने आ गई। कब्र दोबारा खोलने के लिए कोर्ट की अनुमति चाहिए थी और उसके लिए किसी करीबी रिश्तेदार की शिकायत जरूरी थी। अब एंजेल का इकलौता रिश्तेदार सिर्फ फादर था। फादर तुरंत मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। जब पुलिस उसे कोर्ट ले जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने गाड़ी रोक ली। पूरा माहौल अचानक तनाव से भर गया। मजबूर होकर पुलिस वालों को नीचे उतरना पड़ा। लेकिन जब पुलिस वाला उन लड़कों को हटाकर वापस गाड़ी के पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फादर का गला काट दिया गया था। घायल हालत में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई, लेकिन अब वो कोर्ट में गवाही देने की हालत में नहीं था। अब साफ लगने लगा था कि कोई ताकत हर हाल में इस केस को दबाना चाहती है। इतनी मुश्किलों के बाद इंस्पेक्टर अर्जुन ने पोस्टमार्टम का आइडिया छोड़ने तक का सोच लिया, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट कविता पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसका कहना था, अगर कोई लगातार सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है तो मतलब एंजेल की मौत के पीछे जरूर बड़ा राज छुपा है। और सच में उसी रात किसी ने कब्रिस्तान पहुंचकर एंजेल की लाश चुराने की कोशिश की, लेकिन कविता पहले से तैयार थी। पूरी टीम पहले ही वहां छिपकर बैठी थी। इसके बाद कब्रिस्तान में जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो गई। हमलावर प्रोफेशनल लग रहे थे, लेकिन अर्जुन भी पीछे हटने वाला नहीं था। अगली सुबह आखिरकार खोलने से एक आदमी को पकड़ी हुई। सरकारी वकील भी मौके पर मौजूद था ताकि सब कुछ कानूनी तरीके से हो सके। लेकिन जैसे ही ताबूत खोला गया, 4 साल बीत जाने के बावजूद एंजेल की लाश लगभग सही सलामत रह गया। मीडिया और वहां खड़े लोग इसे कोई चमत्कार समझने लगे। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन कविता ने तुरंत इसका वैज्ञानिक कारण बताया। दरअसल शव को पूरी तरह सीमेंट वाले एयरटाइट ताबूत में बंद किया गया था। हवा और धूप ना मिलने की वजह से शरीर पर मोम जैसी परत बन गई थी, जिसने उसे सड़ने से बचा लिया। इसके बाद असली जांच शुरू हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में कविता का चेहरा बदल गया। उसे ऐसा सच मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एंजेल का कभी पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं था, और सबसे खौफनाक बात, उसका दिल गायब था। अब यह मामला साफ तौर पर बड़े क्रिमिनल नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा था। जिस अस्पताल ने नकली रिपोर्ट बनाई थी, वो भी इस खेल में शामिल था। टीम तुरंत अस्पताल पहुंची, लेकिन अंदर घुसते ही कविता को अचानक एक बात याद आई। कब्र पर लिखा था, कैन के कदमों पर। बाइबल में कैन ने अपने भाई एबेल की हत्या की थी, और हैरानी की बात यह कि इस अस्पताल के मौजूदा डायरेक्टर का नाम भी एबेल था। उसी समय जेल की दीवार पर एक नई तस्वीर बन चुकी थी, और इस बार निशाना वही डायरेक्टर था। अर्जुन और कविता तुरंत उसके घर पहुंचे। वो लोग सिर्फ एंजेल के पुराने केस के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन बात शुरू होते ही डायरेक्टर घबराकर बोल पड़ा, हम लोग कोई ऑर्गन ट्रैफिकिंग नहीं करते। अब मामला पूरी तरह साफ हो चुका था, क्योंकि पुलिस ने अभी तक ऑर्गन ट्रैफिकिंग का जिक्र तक नहीं किया था। मतलब वो खुद ही डर के मारे सच उगल बैठा था। अर्जुन ने तुरंत उसे अगले दिन थाने आने का आदेश दिया और उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात कर दी। कुछ देर बाद कविता अपना छूटा हुआ फोन लेने वापस अंदर गई, लेकिन घर के भीतर उसे किसी की हलचल महसूस हुई। वो नीचे जाकर अर्जुन को बताने ही वाली थी कि तभी अचानक घर के अंदर से गोली चलने की आवाज गूंजी। दोनों दौड़ते हुए अंदर पहुंचे। उधर कातिल खिड़की से बाहर कूदकर भाग रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन वो बाइक पर बैठकर रात के अंधेरे में गायब हो गया। भागने के बाद जब कातिल सुरक्षित जगह पर पहुंचा तो आखिरकार उसका चेहरा सामने आ गया, और उसे देखते ही हर कोई शौक में आ जाता। वो कोई बाहरी आदमी नहीं था, बल्कि कविता का अपना असिस्टेंट था। इतने समय वो सबके सामने रहकर भी शक से बचा रहा। न कविता को उस पर शक हुआ, ना ही अर्जुन को। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर वो ये सब क्यों कर रहा था? उधर जेल में बैठा आदमी अब भी अपने खेल को आगे बढ़ा रहा था। बाहर मददगार होने का सच सामने भी डर नहीं था, बल्कि उसने खुलेआम अपने अगले टारगेट का ऐलान कर दिया। उसका अगला निशाना था वो इंसान जिसे एंजेल का दिल ट्रांसप्लांट किया था। अब पुलिस के लिए सबसे जरूरी काम था उस व्यक्ति को जल्द से जल्द ढूंढना। इसी बीच केस में एक और बड़ा सुराग मिला। कब्रिस्तान से पकड़े गए गुंडे का एक साथी भी था, जिसे इलाके में बबलू के नाम से जाना जाता था। अर्जुन की टीम ने उसे भी पकड़ लिया। थोड़ी सख्त पूछताछ के बाद आखिरकार उसने सालों पुरानी घटना का सच बता दिया। उस दिन एंजेल और उसका पति अस्पताल से चेकअप करवाकर घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में कुछ बाइकर्स ने उन्हें घेर लिया। एंजेल की चेन छीन ली गई और धक्का लगने से वो बुरी तरह सड़क पर गिर गई। गिरते वक्त उसका पेट जमीन से टकराया, जिससे बच्चे को गंभीर चोट पहुंची। अपनी पत्नी की हालत देखकर उसका पति गुस्से से पागल हो गया। वो तुरंत बदमाशों से भिड़ गया। मारपीट के दौरान एक बदमाश मौका देखकर भागने लगा, लेकिन तभी तेज रफ्तार बस ने उसे उड़ा दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसी समय पीछे से एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा, तब तक एंजेल को अस्पताल ले जाया जा चुका था, लेकिन उस हादसे के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे गैरी रातन हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया।
इसके बाद अस्पताल में एंजेल के साथ क्या हुआ, इस बारे में बबलू को कुछ नहीं पता था। अब असली सवाल यही था, अस्पताल पहुंचने के बाद आखिर उसके साथ ऐसा क्या किया गया जिसने इतने साल बाद भी लोगों की जान लेना शुरू कर दिया। अब कहानी को एक नर्स की नज़र से समझते हैं। जब एंजेल को अस्पताल लाया गया था तब उसका ऑपरेशन उसी डायरेक्टर ने किया था जिसकी सबसे पहले हत्या हुई थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस वक्त एंजेल को बचाया जा सकता था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश ही नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सीधे उसके पेट से बच्चा निकाल लिया। फिर नवजात बच्चे को एक नर्स के हाथ में देकर कहा गया कि उसे हट दिया जाए, लेकिन रास्ते में जाते समय नर्स को बच्चे की हल्की आवाज सुनाई दी। नीचे देखा तो बच्चा अभी भी जिंदा था। यहीं से पूरी कहानी ने नया मोड़ लिया। वो नर्स और कोई नहीं बल्कि कविता के असिस्टेंट की बेटी थी, लेकिन वर्तमान में वो खुद मॉर्चुरी में लाश बन चुकी थी। उसका पिता अपनी बेटी की ठंडी लाश के सामने खड़ा आंसुओं में डूबा हुआ था। अब सारी चीजें धीरे धीरे समझ आने लगी थी। संभव था कि उसकी मौत भी उसी धीरे समझ आने लगी थी। संभव था कि मौत भी उसी अस्पताल और उस गंदे रैकेट से जुड़ी हो। शायद इसी वजह से उसका पिता बदले की आग में जल रहा था। बाद में उस नर्स ने बच्चे को एंजेल के साथ हुई सच्चाई के हवाले कर चली तो उसने दोषियों को सजा दिलाने की कसम खा ली। लेकिन इसके बाद आखिर क्या हुआ, इसका जवाब अब भी अधूरा था। इसी बीच एक सुबह अस्पताल से खबर आई, फादर की मौत हो चुकी थी। अब केस की आखिरी उम्मीद भी खत्म होती दिख रही थी। उधर जेल में बैठा आदमी अब भी अपने प्लान पर काम कर रहा था, लेकिन बबलू से भी आगे कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। अब टीम को बिल्कुल नए तरीके से सोचना था। काफी देर तक दिमाग लगाने के बाद कविता को अचानक एक अहम बात समझ आई। एंजेल का दिल जबरदस्ती निकाला गया था और मेडिकल नियमों के अनुसार हार्ट ट्रांसप्लांट सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ही किया जा सकता है। मतलब साफ था, जिसे उसका दिल लगाया गया उसका ऑपरेशन या तो उसी अस्पताल में हुआ होगा या फिर आसपास के किसी अस्पताल में। ये सुराग मिलते ही अर्जुन ने ऊपर से जांच की अनुमति मांगी, लेकिन तभी अचानक उसका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी उसकी नज़र डायरेक्टर के पिता के चेहरे पर गई। उसकी मुस्कान सब कुछ बता रही थी। अब अर्जुन को समझ आ चुका था कि अब तक हुई हर घटना के इंसिडेंट, फिर फादर पर हमला और एंजेल की कब्र से अब्बर से लाश चुराने की कोशिश, ये सब उसी के इशारे पर हुआ था। अब वो खुलकर धमकी देने लगा। उसने घमंड से कहा, तुम लोग कभी पता नहीं लगा पाओगे कि दिल किसे लगाया गया था। लेकिन ये सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगा। उसने कहा, तुम अभी भी समझ नहीं पाए, अगला निशाना वो इंसान नहीं है जिसे दिल मिला था। तुम बहुत गलत सोच रहे हो। उधर वो आदमी अभी भी कंफ्यूज था, लेकिन जल्दी उसे सच्चाई समझ नहीं मरवा रहा था। वो असल में अर्जुन अब तक एक बात समझ चुका था। वो उन लोगों की असलियत दुनिया के सामने लाना चाहता था, और जिनकी मौत हुई वो सभी इस गंदे खेल में शामिल थे। यानी अगला नंबर सीधे डायरेक्टर के पिता का था। उधर दूसरी तरफ वो आदमी पहले ही अगवा किया चुका था, और उसे बांधकर रखने वाला कोई और नहीं बल्कि कविता का असिस्टेंट था। अब उसके चेहरे से सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। डर पहली बार उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। बंधा हुआ आदमी डर के मारे कांप रहा था। वो लगातार गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन तभी किसी ने उसका सिर ऊपर उठाया और सामने जो चेहरा था उसे देखकर वो सन्न रह गया। वो कविता थी। असल मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही थी। अब पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था। असल में कविता और एंजेल की दोस्ती काफी पुरानी थी। दोनों की मुलाकात एक सफर के दौरान हुई थी और धीरे धीरे वो बहुत अच्छी दोस्त बन गई। एंजेल अक्सर अपनी शादी, अपने सपने और आने वाले बच्चे के बारे में उससे बातें किया करती थी। लेकिन एक दिन अस्पताल में काम करते वक्त कविता की नज़र एक शव रिकॉर्ड पर पड़ी और उसमें एंजेल का नाम देखकर उसके होश उड़ गए। उसी के बाद उसे अपने असिस्टेंट से पूरी सच्चाई पता चली। दरअसल जब फादर ने बदला लेने की कसम खाई थी तब कविता भी वहीं मौजूद थी। शुरुआत में उन लोगों ने कानूनी रास्ते से लड़ने की कोशिश की, क्योंकि उस अस्पताल की नर्स होने के नाते कविता के असिस्टेंट की आसानी फिहा भी सकती। असिस्टेंट की बेटी सबसे आसानी से सबूत जुटा सकती थी, इसलिए उससे मतमांगी से सबूत जुटा कर दी। लेकिन किस्मत ने बहुत क्रूर मोड़ लिया। एक दिन वो डायरेक्टर के ऑफिस से फाइलें निकाल रही थी कि तभी डायरेक्टर अचानक वापस आ गया। उसने पूरी बोतल तेजाब उसके ऊपर फेंक दिया। मरने से पहले लड़की कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, और उसी तरह उसे 3 लोगों के नाम पता चले। इसके बाद उसने दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद कविता पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि उसी ने उसे इस खतरे में भेजा था। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक था उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल होना। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अस्पताल ने पूरा सच दबा दिया। उन्होंने झूठा बयान जारी किया कि ड्यूटी के दौरान गलती से उसी के ऊपर एसिड गिर गया था। अब साफ हो चुका था कि इतनी ताकतवर व्यवस्था से कानूनी तरीके से लड़ना लगभग नामुमकिन था। यहीं से बदले का खेल शुरू हुआ।
सबसे पहले फादर को जेल भेजा गया ताकि वो वहां बैठकर एंजल के पति के दिमाग में ये बात बैठा सके कि भगवान उन पापियों को सजा देने वाला है। इसी वजह से वो जेल की दीवार पर लोगों की तस्वीरें बनाने लगा। उसे लगता था कि सच में कोई देवी शक्ति काम कर रही है, लेकिन असली प्लान से वो खुद भी अनजान था। इसके बाद पहले डायरेक्टर को अगवा किया गया, उसे बेरहमी से टॉर्चर किया गया और आखिर में मारकर उसकी लाश जला दी गई। दूसरे डायरेक्टर की हत्या कविता ने खुद की थी जब वो फोन लेने के बहाने वापस घर गई थी। तभी उसने साइलेंसर लगी पिस्टल से उसे मार दिया। फिर उसने एक छोटा टाइमर स्पीकर गमले के अंदर छिपा दिया। नीचे आकर उसने जानबूझकर कहा कि उसे किसी की परछाई दिखी है। कुछ सेकंड बाद ऊपर से गोली चलने की रिकॉर्डेड आवाज आई। जैसे ही सब लोग भागकर ऊपर गए, उसका असिस्टेंट जानबूझकर अर्जुन और बाकी पुलिस वालों का ध्यान भटकाने लगा। उसी दौरान कविता चुपचाप स्पीकर हटाकर वापस आ गई और सारे फिंगरप्रिंट भी साफ कर दिए। पूरा फोन पनास इतनी सफाई से किया गया था कि पुलिस को उन पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। उन्होंने न सिर्फ एंजेल और उस मासूम लड़की की मौत का बदला लिया, बल्कि कानून की नजरों से भी बचे रहे। बस एक चीज उनके प्लान के मुताबिक नहीं हुई, फादर की मौत। कहानी के आखिर में कविता की बेटी जेल में एक गिफ्ट लेकर पहुंचती है। जब वो गिफ्ट खोला गया तो सामने वही चीज निकली जो कभी कविता ने एंजेल को दी थी। उसी पल उसे पूरी सच्चाई समझ आ गई और यहीं इस कहानी का अंत होता है। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, ये उस अंधी सिस्टम की यही थी। ये उस अंधेरे सिस्टम की कहानी थी जहां पैसों के लिए इंसानियत तक बेच जाती है। फिल्म में ऑर्गन ट्रैफिकिंग सीन जैसे खौफनाक मुद्दे हैं जहां ताकतवर लोग गरीब और कमजोर लोगों की जिंदगी से खेलते हैं और कानून भी कई बार उनके सामने बेबस नजर आता है। बदले की ये कहानी भले ही थ्रिलिंग लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा दर्द कहीं ज्यादा बड़ा है। जब इंसाफ नहीं मिलता तब लोग खुद न्याय बनने की कोशिश करने लगते हैं और यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है।